हेलो, मैं हूँ आरती और आजकल हम पढ़ रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो बच्चन सिंह जी की बुक है। उससे हम लोगों ने अभी-अभी उपन्यास वाली यूनिट खत्म की है और अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्य वाली यूनिट। तो शुरू करते हैं हम उसको जिस आधुनिक से है तो आधुनिक वाला काव्य होगा उसमें आदिकाल भक्तिकाल और इतिकाल नहीं होगा। तो हम आधुनिक काल से शुरुआत करते हैं बच्चन सिंह की बुक से। और प्लीज अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। मैं पीडीएफ लगाती हूँ और हम पढ़ते हैं बच्चन सिंह जी से हिंदी साहित्य के इतिहास से हिंदी काव्य। ये बच्चन सिंह जी से है पीडीएफ और हम इसी से पढ़ेंगे। और चूंकि अब क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बहुत डीप पूछ रहा है तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। और हालांकि मैं तो कोशिश करूंगी इम्पोर्टेंट पढ़ाने के लिए, लेकिन आपको पूरी पीडीएफ पढ़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शारदा क्लासेस के नाम से। आप वहाँ चैनल से जुड़ के और आपको पीडीएफ ये वहाँ मिल जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट हम। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह। ये मैं पुनर्जागरण जो वो है उससे ये है जिसमें पुनर्जागरण में जितने भी कवि लगे हैं आज हम उन्हें पढ़ेंगे। फिर पूर्व स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद और उत्तर स्वच्छंदतावाद में जो जो कवि हैं वो हम अगली अगली क्लासेस में करेंगे, क्योंकि सब कुछ एक क्लास में करना तो पॉसिबल नहीं है। चलते हैं हम क्लास में। सरस्वती प्रकाशन। हालांकि काव्य का, क्योंकि जो आचार्य अ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने ही कविता को मैं प्रचार प्रसार की आवश्यकता समझी और वहां पे ये समझा कि अब अलंकार या नायिका भेदों की अब जरूरत नहीं है, किसी भी विषय पे कविता हो सकती है। तो हम सरस्वती प्रकाशन को भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। सरस्वती का प्रकाशन सन 1866 में इंडियन प्रेस, इलाहाबाद के स्वामी चिंतामणि घोष ने हिंदी में एक मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया। उन्होंने सभा से अनुरोध किया कि उसका संपादन भार वह स्वयं ग्रहण करें। सभा ने इसके लिए एक संपादन मंडल गठित किया। इस संपादन के सदस्य थे, हाँ, कई बार ये भी पूछता है जब ये जो सरस्वती पत्रिका है, इसमें जब उसका मंडल संपादन मंडल गठित हुआ था तो इसमें कौन कौन था और कौन कौन नहीं था, ये पीवाई क्यू एनडीए का। तो इसमें ये आपको जरूरत से रखना है। श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास और कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी, ये लोग थे। और जैसे चार ऑप्शन देता है तो वो तीन नाम इनमें से रख देता है और एक कोई और रख देता है। तो इनको थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि किशोरीलाल गोस्वामी, मैंने जब फर्स्ट टाइम पीवाई क्यू भी देखा था तब भी मैंने सोचा नहीं था कि इसमें किशोरीलाल गोस्वामी जी भी हो सकते हैं, लेकिन वो हैं। तो इस नाम को भी अच्छे से याद रखना है। श्याम सुंदर दास तो थे। उसके बाद एक वर्ष तक 1600 ईस्वी यही संपादक मंडल कार्य करता रहा। सन इसकी सन की थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ होगा सन 1901 में। 1901। मेरी पेन अभी तक आई नहीं है, ऑर्डर कर रखी है मैंने। 10 तक आ जाएगी, फिर हम पेन से पढ़ेंगे। 1901 में इस कार्य का दायित्व श्याम सुंदर दास पर पड़ा। या सरस्वती के प्रकाशन, मतलब हम जानते हैं ना सबके 1903 में संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन। उससे पहले अलग अलग संपादक रहे हैं इस पत्रिका के।
श्याम सुंदर पर पढ़ा, किंतु 1900, ये भी 1900 है। 1902 के अंत में उन्होंने भी अपने को संपादन कार्य से मुक्त कर लिया, मतलब अब वो भी नहीं रहे। ये डेट सही है। सन 1903 में सरस्वती के संपादन का कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी को सौंपा गया। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1864 से 1936 को सौंपा गया। उनका जन्म, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, जन्म दौलतपुर रायबरेली में हुआ था। वे लड़कपन से ही अत्यंत परिश्रमी और कर्मनिष्ठ थे। तो ये सब उनके बारे में दे रखा है। तो आप किस तरीके से, वो पहले रेलवे में जॉब करते थे, वहां से उन्होंने छोड़ के फिर सरस्वती में संपादन कार्य स्टार्ट किया, ये सब आप अपने आप से पढ़ लेना। हम काव्य पे चलते हैं। वैसे तो मुझे ये पीडीएफ थोड़ी लंबी हो गई थी, लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीजें थी कुछ कुछ, जैसे कि ये कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे, जिस तरीके से मैंने अभी बताया था, यमुना के किनारे कैली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न आप परकिया पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, और न स्वकीय के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। इनका एक निबंध है रसक रंजन, उसमें इन्होंने कहा है, इनका कहना था कि मतलब जैसे रीतिकाल से बाद में भारतेंदु ने हालांकि बहुत सुधार किया था, लेकिन फिर भी वो भी उनसे पूरी तरीके से मुक्त नहीं थे। उनकी भाषा में भी कहीं ना कहीं ब्रज वगैरह का की छाप मिलती है, लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए तो उन्होंने एकदम से विषय वस्तु को भी चेंज किया और भाषा को भी चेंज किया। तो कविता का मतलब ये नहीं है कि मनोरंजन की चीज नहीं है। आचार्य शुक्ल भी कहते हैं कि कविता कोई सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। इसी तरीके से इनका कहना है कि मनोरंजन हो, साथ में उसमें और भी जो विषय वस्तु है वो अच्छी हो। जैसे परकिया पे, अब परकिया पे जैसे रीतिकाल में व्यंग है, ये रीतिकाल में वो लिखे जा रहे थे, परकिया पर प्रबंध लिखे जा रहे थे, तो कि अब उसकी आवश्यकता है नहीं। न स्वकीय के गतागत पहेली बुझाने की। और अब चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई सामान्य मनुष्य हो, उस पे भी कविता लिखी जा सकती है। और आगे चल के आप नागार्जुन वगैरह में ये देख सकते हो कि उन्होंने भिक्षुक वगैरह या अलग अलग विषयों पे, जो हमारा मजदूर वर्ग है, या फिर अ, मजदूर वर्ग पे भी बहुत कविताएं लिखी गई, और रिक्शा चालक वगैरह पे भी। तो उनका कहना था कि अब सिर्फ सुंदरता दिखाना कविता का काम नहीं है, जो यथार्थ है वो भी दिखना चाहिए कविता में। उसके बाद काव्य भाषा के संबंध में उनका विचार था कि कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज में समझ ले। जो काव्य सर्वसाधारण की समझ के बाहर होता है वह बहुत लोकमान्य नहीं होता। लोकमान्य है ये। हाँ, तो उनका कहना था कि आचार्य जो शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने इनकी बातों का संग्रह बहुत व्यंग किया है इनके उस पे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं। लेकिन इनका यही कहना था कि काव्य पे सबकी समझ, सब पढ़ सकें उसे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई काव्य लिखती हूँ तो मैं इतनी क्लिष्ट शब्दों का उपयोग करने लगूं कि वो एक आम इंसान को समझ ही नहीं आ रहे। तो मेरी कविता को सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही, या फिर
जो मेरी समझ के शब्द यूज़ हुए हैं उसमें, उसी समझ के लोग उसे पढ़ पाएँगे, तो वो सर्व सामान्य या सर्वसाधारण से दूर रहेगी कविता। काव्य भाषा के संस्कार परिष्कार के साथ-साथ उन्होंने स्वयं कविताएँ लिखी। अपनी काव्य प्रतिभा के संबंध में वे मुग़ालते में नहीं थे। उनका मुख्य कार्य खड़ी-बोली कविता को नाना विषयों और शैलियों की ओर उन्मुक्त करना तथा उनकी भाषा को संस्कार देना था। उन्होंने खड़ी-बोली के लिए बहुत अच्छा काम किया था। फिर बाकी ये उनके कुछ अनुवाद हैं रचनाओं के जो उन्होंने कहीं और से किए हैं और ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन चूँकि हम काव्य पढ़ रहे हैं तो हम इसको नहीं देखेंगे। पीडीएफ थोड़ी बड़ी बना दी है मैंने क्योंकि ये इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन हम काव्य पढ़ रहे हैं, काव्य की दृष्टि से फिर हम काव्य पर ही चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त हमारे सिलेबस में इनकी 2 रचनाएँ लगी हैं, साकेत और भारत भारती। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों, मान्यताओं और तपश्चर्या की श्रुति थे मैथिली शरण गुप्त। कहते हैं कि मतलब एक तरीके से मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। पूरे 2 दशकों पर महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से लेके 20 तक का निर्बाध आचार्यत्व छाया रहा। मतलब ये जैसे किसी की कविता आती थी तो अगर कई बार तो इन्होंने जो निर्हला की जूही की कली थी उसे मतलब अश्लील कह के कविता को छपने से मना कर दिया था। और बहुत सारे लोगों का ये मतलब कहते थे कि या अगर छापते भी थे तो खुद भी उसमें उसकी भाषा में बहुत परिष्कार करते थे। काव्य रचना की दृष्टि से उनकी कमी की पूर्ति गुप्त जी ने की। हाँ, मतलब फिर वो इतना ज़्यादा उसमें बिज़ी हो गए पत्रिका को लेके या फिर उसकी भाषा को लेके कि वो काव्य रचना उतना अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं कि उसकी जो पूर्ति थी वो मैथिली शरण गुप्त ने पूरी की। काव्य रचना की दृष्टि से उनकी कमी पूर्ति गुप्त जी ने की। इन 2 दशकों का पूर्ण प्रतिनिधित्व गुरु शिष्य करते हैं। उनकी पहली कविता हेमंत सरस्वती उनकी पहली कविता है 1900 ये 1600 का ना थोड़ा-सा दिक्कत है। ये 1905 है। 1905 में प्रकाशित हुई। द्विवेदी जी के प्रोत्साहन के फलस्वरूप उन्होंने 5-6 वर्षों में ही पौराणिक, ऐतिहासिक चित्रों तथा देश, काल, धर्म, समाज से संबंधित अनेक रचनाएँ लिख डालीं। फिर उनके द्विवेदी जी का ये भी मतलब उन्हीं के गाँव से थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के गाँव से और उनके बारे में थोड़ा-सा बताया कि किस विचारधारा से प्रभावित थे। अब हम इनका चलते हैं क्योंकि इनकी रचनाएँ भी थी हैं मेघनाद वध और हमारा है एनटी का वो पढ़ना। ब्रज ब्रजांगना और वीरांगना का अनुवाद किया माइकल मधुसूदन की। इनकी भारत भारती की पंक्तियाँ और आपने इसे पीवाईक्यू में देखा ही होगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या सभी भारत भारती से। और अब तो ये भी पूछता है कौन से खंड से है, तो ये भारत भारती के कौन से खंड से है आप देखिए। कवि पूर्वजों की दिव्य झांकी प्रस्तुत करते हुए उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का संदेश दिया, उनके बारे में बता रहे हैं। हाँ, अब क्योंकि भारत भारती हमारे सिलेबस में है, हम भारत भारती को पढ़ेंगे। भारत भारती तो उस समय की राष्ट्रीय भाव
भावना की सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ बच्चन सिंह ने इसे सिस्मोग्राफ कहा है और इसे याद से रखना है कि बच्चन सिंह ने भारत भारती को क्या कहा है। इसे लिखने की प्रेरणा उन्हें और कहाँ-कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मुसद्दसे हाली और कैफी के भारत दर्पण से मिली। पहली में मुसलमानों के सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति की गई है और दूसरी में हिंदुओं के सांस्कृतिक उत्थान की। भारत भारती के बारे में इम्पोर्टेंट है ये। गुप्त जी ने शैली, हाँ ये भी पूछते हैं कि शैली जमीन उन्होंने कैफी से ली है और शैली मतलब उसकी लिखने की प्रक्रिया भाषा वगैरह वो हाली से ली है, लेकिन कैसे लिखी जाएगी जो जमीन है वो कैफी से ली है। इसमें तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना वर्तमान की हीन भावना के संदर्भ में अतीत का गौरव और प्रकारांतर से भविष्य का संकेत चित्र है। इसमें हिंदू जातीयता की गंध खोजने वालों को जानना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभिक स्रोत हिंदू धर्म की पुनरुत्थानवादी भावना ही है। छायावाद के पूर्व तक इसकी प्रगतिशीलता संदिग्ध बनी रही। सरल सुबोध और इतिवृत्तात्मक शैली में समसामयिक जीवन को खड़ी बोली में बांधकर उसकी अभिव्यक्ति क्षमता और छंद संगीत को इस ढंग से उजागर किया गया है कि शिक्षित युवा वर्ग पर इसका उद्बोधनात्मक प्रभाव पड़ा। समसामयिक चेतना के प्रति अत्यधिक आग्रह ने इनकी काव्यात्मक क्षमता को बहुत कम कर दिया, किंतु खड़ी बोली की काव्यात्मक संभावनाओं का द्वार उन्मुक्त हो गया। इस ढंग पर लिखा गया हिंदू उनका दूसरा काव्य है, जो उन्होंने हिंदुओं के जागरण तक सीमित होने के कारण समाप्त नहीं हो सका। तो ये भारत भारती की बात थी। हमें भारत भारती और साकेत ही देखना है। अब ये है 1931, ये 26 गलती से टाइप हो गया है उनकी एक बुक में ही, प्रिंट मिस प्रिंट है। 1931। में प्रकाशित साकेत उनकी काव्य चेतना की उपलब्धि है। ठीक है, साकेत साकेत लगाए सिलेबस में। भारत भारती और साकेत के प्रकाशन के मध्यवर्ती काल में शकुंतला, पत्रावली, बेताली, किसान, अनग, पंचवटी, स्वदेश, संगीत, हिंदू, विपथिका, शक्ति, विकटवत, गुरुकुल और झंकार के प्रकाशन हुए। पंचवटी और झंकार को छोड़कर शेष रचनाओं में कवि भावनात्मक सेंटिमेंटल से मुक्त नहीं हो पाया। ये भी कहते हैं कि एक जगह कहा जाता है कि जो सेंटिमेंटल से मुक्त नहीं हो सके थे, हालांकि ये इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि ये एक सामान्य वर्ग पे लिख पाए, बट ये भावनात्मकता भी दिखाते थे, लेकिन ये जो वो है राजकाज परिवार उसमें भी उलझे हुए थे, तो कहीं ना कहीं भावनात्मकता से मुक्त हो नहीं पाए थे और उधर के भी पूरी तरीके से हो नहीं पाए थे। तो इनका थोड़ा-सा उसमें रहता है। अधिकांश रचनाओं में वह समसामयिक राजनीतिक विचारों का वितालिक दिखाई पड़ता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ काव्य है। साकेत गुप्त जी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसमें अपने युग के जीवन को समग्रतः चित्रित करने का प्रयास किया गया है। यह दूसरी बात है कि उनका युग बोध सामान्यतः सतह का ही है। इसमें द्विवेदी युगीन नीतिमत्ता आदर्श पुनरुत्थानवादी सांस्कृतिक चेतना मानवतावादी मान आदि को प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। साकेत बहुत मिस्टेक है बच्चन सिंह में।
साकेत रचना की मूल प्रेरणा उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है, बहुत इजी हो गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि उन्हें ये उन्होंने उन्होंने जो साकेत लिखने की उनकी जो प्रेरणा थी वो कहाँ से मिली थी? कवियों की विषयक उर्मिला। कई बार ये भी पूछ सकता है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता जो निबंध है वो किसका है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो 1908 में छपा था। 1908 के जुलाई में भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से छपा था। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो ये निबंध है सरस्वती में छापा था, तो वो अपने छद्म नाम से छापा था, ना कि अपने असली नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी से छापा था। तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से ये लेख छपा था सरस्वती में। स्वयं द्विवेदी जी का लेख, आप ये कहते हैं कि इनसे साकेत इस लेख से प्रभावित थी, लेकिन जो द्विवेदी जी का लेख था वो भी किसी से प्रभावित था। वो था रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख काव्य की उपेक्षिताएं से प्रभावित था। द्विवेदी जी ने लिखा था, खेत की बात है कि उर्मिला का उज्जवल चरित्र चरित्र चित्र कवियों के द्वारा आज तक उसी तरह ढहता ढकता आया है। इससे अनुप्रेरित होकर उर्मिला विषयक कई काव्य लिखे गए। हरिऔध ने उर्मिला, नवीन ने विस्मिता उर्मिला, और भी लोगों के हैं ये उर्मिला पे लिखे हुए काव्य। और ये पूछता है, नवीन ने विस्मृता उर्मिला, गुप्त जी ने उर्मिला की रचना की। पर साकेत का काव्य लेखन सन 1900 ये 1900 ही है, 1914 से समारंभ होता है। इन सभी प्रयासों का मूल मूल प्रेरक तत्व नारी के संबंध में बदली हुई भावन थी। उर्मिला अपनी पारंपरिक गरिमा को लिए हुए नवीन है। उर्मिला को केंद्रवर्ती बिंदु मान लेने पर समस्त रामायणी कथा उसके चतुर्दिक घूमने के लिए बाध्य हो जाती है। फलस्वरूप साकेत का कथ्य और रूप दोनों में उपेक्षित परिवर्तन आवश्यक हो गया है। हाँ, कहते हैं कि मतलब अगर हम उर्मिला को नायिका मानते हैं तो हमें रामायण में थोड़ा बहुत तो फेर बदल करना पड़ेगा उसे नायिका बनाने के लिए। तो कहते हैं कि वो उसमें थोड़ा परिवर्तन आवश्यक हो गया है। लेकिन इसका नाम उर्मिला न रखकर साकेत क्यों रखा गया है? संभवतः कवि 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 है ये। उर्मिला को साकेत के नर नारियों, नदी कछारों, प्रातः दोपहर संध्या रात्रि लोक बाग की चर्चाओं और समस्याओं आदि से संबंध करना चाहता था। अन्यथा उर्मिला की चारित्रिक पूर्णता संभव नहीं थी। ऐसा करने के लिए वह बाध्य था, क्योंकि उर्मिला की सीमा साकेत की सीमा थी। उर्मिला की सीमा साकेत की सीमा थी। मतलब साकेत में थोड़ा और हम विस्तार दे सकते हैं, वहां के नदी नाले पहाड़ सब उसमें समाहित हो जाते हैं। इसलिए उर्मिला नाम ना रख के, क्योंकि साकेत में जो केंद्रीय पात्र है वो उर्मिला है, और उर्मिला नाम ना रख के साकेत नाम सिर्फ इसलिए रखा गया है जिससे पूरा परिवेश उसमें समाहित हो जाए। चित्रकूट को प्रत्यक्ष कथा का अंग बनाने का कारण यह था कि एक विशेष अवसर पर साकेत का पूरा समाज चित्रकूट में ही था। उस समाज के अतिरिक्त साकेत और क्या हो सकता था? गोस्वामी तुलसीदास ने भी चित्रकूट की घटना को अयोध्या कांड के ही भीतर रखा है। इस नाम के फलस्वरूप रामायणी कथा का मुख्य आधार लेते हुए भी साकेत का स्वतंत्र अस्तित्व प्रतिष्ठित हो सका है। कथा का आरंभ अयोध्या के भवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद के साथ होता है। ये सिलेबस में लगी है इसलिए। और जो भी हम जब क्वेश्चन बनते हैं तो आलोचनात्मक बुक से ही बनते हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा उनमें क्या क्या दे रखा है तो वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ज्यादा। अयोध्या के राज तो उसकी जो शुरुआत होती है वो अयोध्या के राजभवन से होती है।
इसके पश्चात केकई, मंथरा संवाद, राम वनगमन, चित्रकूट सभा आदि की घटनाएं 8 सर्ग है ये, सर्ग तक चलती रहती है। 9वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है। 10वें सर्ग में सरयू को संबोधित करती हुई उर्मिला अपने जन्म से लेकर स्वयंवर तक की कथा स्मृति संचारी के रूप में या फ्लैशबैक के रूप में कहती है। मतलब पहले की भी फिर कथा इसमें आई जाती है, फ्लैशबैक में दिखा दिया है। 11वें सर्ग में शत्रुघ्न और हनुमान के, ये क्योंकि सिलेबस में है और इसलिए मैं ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसे पढ़ा रही हूँ। 11वें सर्ग में शत्रुघ्न और हनुमान के माध्यम से दंडकारण्य से लेकर लक्ष्मण को शक्ति लगने तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। 12वें सर्ग में साकेत निवासियों की युद्ध की तैयारी, लंका का युद्ध, राम का अयोध्या आगमन और उर्मिला लक्ष्मण का मिलन वर्णित है। मतलब लास्ट तक मिलन भी करा दिया है इसमें। संपूर्ण कथा को उर्मिला और साकेत से संबंध रखने के कारण नाटकीय शिल्प का सहारा लेना पड़ा है, क्योंकि भाई हम जब भी पढ़ते हैं तो हमने कभी ऐसा तो नहीं पढ़ा कि रामायण में जो राम है वो राम और सीता नायक नायिका है, लेकिन यहाँ पे साकेत में उर्मिला को रखा है, तो फिर उसके लिए थोड़ा बहुत तो फेर बदल करना ही पड़ेगा उसके शिल्प वगैरह में। सारी घटनाएं साकेत के रंगमंच पर घटित होती हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप में, कुछ सूक्ष्म सूच्य रूप में। प्रत्यक्ष रूप में मतलब जो नाटक खेला जा रहा हो, सूक्ष्म में कि मतलब कोई पात्र आके सूचना देके चला जाता है, तो उस तरीके से दी गई है, क्योंकि सब कुछ अगर दिखाया जाता तो थोड़ा बड़ा हो जाता। दूसरे शब्दों में अयोध्या कांड के अतिरिक्त रामायणी कथा की शेष घटनाएं सूच्य रूप में है। मतलब सिर्फ अयोध्या कांड को अच्छे से वर्णित किया गया है, बाकी सारी शेष घटनाएं सूच्य रूप में दी गई हैं। इससे साकेत की रूप संघटना में एक प्रकार की नवीनता आई है, किंतु क्रिया व्यापार से समन्वित समस्त घटनाओं को सूक्ष्म बना देने से साकेत का रंगमंच सूना लगने लगता है। इस शून्यता को उर्मिला के विरह वर्णन और साकेत समाज की प्रतिक्रियाओं से भरने का प्रयास किया गया है, पर विरह वर्णन की भावुकता और साकेत समाज की उपरली प्रतिक्रियाएं शून्य को भर नहीं पाती। इसके संबंध में यह कहा जा सकता है कि कवि ने रामायणी कथा को असंतुलित रूप से प्रस्तुत किया है, किंतु रामायणी कथा लिखना उसका उद्देश्य नहीं था। रामायणी कथा के अधिकांश भाग को सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उसके पास चारा नहीं था। खटकने वाली बात है रंगमंच की शून्यता। इससे उसे महाकाव्योचित औदात्य नहीं मिल पाया है। वैसे जो इनका साकेत है उसे महाकाव्य माना जाता है, लेकिन बच्चन सिंह जी से महाकाव्य नहीं मान रहे, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। गुप्त जी के काव्य का नशा गोस्वामी जी के सॉरी गुप्त जी के काव्य का नक्शा गोस्वामी जी के रामचरितमानस के नक्शे से अलग है। इसलिए साकेत के मार्मिक स्थल मानस के मार्मिक स्थलों से भिन्न है, पर निषाद मिलन ये मिलते हैं। दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग दोनों में है। इस स्थलों के संदर्भ में तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर गुप्त जी का वर्णन न उतना गंभीर बन पाया है, न मनोवैज्ञानिक। मतलब कंपैरिजन किया तो गोस्वामी जी की रामचरित तो फिर वो तो हर हिंदू के हिंदू परिवार में पूजनीय है, तो उसका उससे कंपैरिजन करने उससे तो किसी भी कथा को राम कथा को कंपैरिजन करोगे वो कहीं ना कहीं कम ही पड़ेगी। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है बच्चन सिंह जी की। इन प्रसंगों में भी भावनात्मयता सेंटिमेंटल सेंटिमेंटलिटी उनका पीछा नहीं छोड़ सकी है। मतलब वो ज्यादा भावुक हो गए हैं, वो मनोवैज्ञानिक और गंभीर नहीं हो पाया जितना गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस गंभीर और मनोवैज्ञानिक है। उतना कि मतलब क्या सोच सकता है या उर्मिला उस टाइम क्या सोच सकती है, लेकिन जो गुप्त जी हैं उन्होंने सिर्फ
उसको ग्रह को बहुत विस्तार दे दिया है और मतलब वो पीड़ित है एक तरीके से। उसमें रीतिक कालीन जो वो है वो थोड़ा ज्यादा आ गया है। और उसमें मनोवैज्ञानिक या उसकी गंभीरता नहीं बन पाई, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में है। अपने नवीन उद्गारों के बावजूद भी उनके पात्र भावनामय, मर्यादा और नवीन मानवतावादी आदर्श लिए हुए हैं। कवि ने पुराने घेरे के भीतर अपने पात्रों को व्यक्तित्व प्रदान करने की चेष्टा की है, पर अपने घेरे को तोड़कर उर्मिला अयोध्या को युद्ध का उपदेश देने लगती है। वहां उसकी व्यक्तित्व संपन्नता सतही हो जाती है। विरह प्रसंग वर्णन के प्रसंग में परंपरा भुक्त परिपाटी से भिन्न वह अपने प्रेम के शुभ अशुभ से प्रकृति को प्रसन्न देखना चाहती है, किंतु यह नयापन केवल आदर्श है। इससे अधिक यथार्थवादी वे ही लोग थे जो प्रकृति को नायक नायिका के दुख में दुखी और सुख में सुखी दिखलाते आए हैं। लक्ष्मण मानस में बहुत कम बोलते हैं। ऐसे लक्ष्मण जो रामचरितमानस है उसमें बहुत कम बोलते हैं, बस उन्हें कभी कभी गुस्सा आता है। वे प्राय उन्हीं अवसरों पर बोलते दिखाई देते हैं जहाँ कोई अपमानजनक आपत्ति उत्पन्न होती है, पर साकेत में उनकी मुख्यतः विशेष के कई के प्रसंग में उनके व्यक्तित्व में कुछ जोड़ती नहीं बल्कि घटाती है। मतलब वो केकई वगैरह पे गुस्सा करने लगते हैं तो कहते हैं कि मतलब वो कुछ अच्छा नहीं लगता, उनके व्यक्तित्व में कुछ वो जोड़ती नहीं है, घटा ही देती है। जब वो केकई वगैरह उनसे बातचीत करते हैं और उन पे गुस्सा करते हैं तो एक सेकंड में थोड़ा सा हम बात कर रहे थे कि जो लक्ष्मण का व्यक्तित्व है, जब वो उनके कई पे गुस्सा कर रहे होते हैं तो उनके व्यक्तित्व में कुछ जोड़ती ही है। अपमानजनक स्थिति उत्पन्न होती है, पर साकेत में उसकी मुख्यता विशेष केकई के प्रसंग में उनके व्यक्तित्व में कुछ जोड़ती नहीं बल्कि घटाती है। मतलब उनका व्यक्तित्व उतना अच्छा नहीं बना पाती, उसमें व्यक्तित्व में कुछ घटाई देती है। पर परिवार के ग्रंथ में सभी पात्र विशेष प्रकार की आत्मीयता लिए हुए हैं। सच पूछिए तो वे पारिवारिक परिवेश के कवि हैं। मतलब मैथिली शरण गुप्त भी पारिवारिक, हालांकि तुलसी को भी पारिवारिक परिवेश का कवि कहा जाता है, बट उसमें मनोवैज्ञानिक वगैरह सबको अच्छे से वर्णित किया गया है। इसमें जो मैथिली शरण गुप्त है उनमें भावुकता ज्यादा है परिवार को लेके। उनके चरित्र चित्रण और भाव दशाओं को इसकी सीमा में रखकर देखना चाहिए। उन्होंने अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इस पारिवारिक भावमयता के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे कहा गृहस्थ रस की संज्ञा दी है। इस परिप्रेक्ष्य में कवि ने प्रेम, त्याग, उदारता, निष्प्रहता आदि मानवीय गुणों को देखा है। पति पत्नी या पत्नी है भाई, देवर भाभी, बेटा माँ बेटा, सास बहू, स्वामी सेवक आदि के मर्यादा पूर्ण संबंधों को चित्रित करना गुप्त जी का मुख्य लक्ष्य रहा है। उनके आदर्श चरित्र साधक चरित्र रहे हैं। उन्होंने वे स्वयं साधक कवि थे। परिवार उस समय का आदर्श था। इससे संगठनात्मक पक्ष और पक्ष पर प्रेमचंद भाई ये और शुक्ल जी दोनों ने जोड़ दिया है। तो किसने क्या कहा है वो देख लेना है, क्योंकि ये सिलेबस में है। साकेत की विशेषता रामायणी कथा को या लौकिक का अनुसंग संग देने में है। राम मानव हैं, राजकीय परिवार के लोग सामान्य मनुष्य के रूप में पहचाने जाते हैं। सीता के बारे में तुलसीदास ने लिखा है, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सिय न दीनह पग अवनी कठोरा। पर वे साकेत में स्वावलंबिनी बन जाती हैं। सामान्य मनुष्य के रूप में चित्रित होकर साकेत के पात्र कहीं जटिल कहीं अभावुक नहीं हैं। गुप्त जी के व्यक्तित्व के अनुरूप सीधे और सरल हैं। बाकी ये
किसने क्या-क्या कहा है ये भी देख लेना चाहिए। रस और काव्य महाकाव्य के रूप में विन्यास की दृष्टि से भी इसमें नयापन है। न तो इसमें परंपरानुबोधित वीर रस है, वीर है ये, वीर रस, और न कथा का सिलसिलेवार वर्णन। यह हिंदी काव्य महाकाव्य के भविष्य का संकेत लेकर आया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के मतानुसार साकेत में महाकाव्य संबंधी नया आदर्श और प्रतिमान स्थित करने का प्रत्यक्ष जानबूझकर भले ही न किया गया हो, परंतु महाकाव्य विषय क्रमागत व्यवस्था और परिपाटी से यह अनजाने में ही इतना दूर चला गया है कि आधुनिक युग का नया साहित्यिक प्रवर्तन उसे स्वभावतः अपने विकास की प्रारंभिक कड़ी मानकर चलता है। ये कथन है नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार, और इसे देख लेना है। साकेत में महाकाव्य संबंधी नया आदर्श और प्रतिमा विस्तृत करने का प्रयत्न जानबूझकर भले ही किया गया हो, परंतु महाकाव्य विषयगत क्रमागत व्यवस्था और परिपाटी पे यह अनजाने में ही इतना दूर चला गया, मतलब ये भी नहीं मान रहे इसे महाकाव्य और महाकाव्य कौन मानता है कौन नहीं मानता ये भी पूछा जा सकता है, तो इसे देख लीजिएगा। साकेत के बाद रचे गए गुप्त जी के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं जिन्हें हमें नहीं देखना है। अब हम चलते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी लगी है प्रिय प्रवास, वो हमें देखनी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि भारतेंदु के बाद से ही काव्य साधना करने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय भी संस्कृत ग्रंथों में रचना करने लगे। इन ग्रंथों में लिखा गया काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास अपने समय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे भी महाकाव्य माना जाता है, लेकिन आचार्य शुक्ल इसे महाकाव्य नहीं मानते, स्वयं लेखक ने माना है। आरंभ में उन पर भक्ति और रीति के संस्कार ही प्रबल थे। वे कवि समाज के सदस्य के रूप में ब्रजभाषा में सामान्य समस्या पूर्तियां क्या करते थे, मतलब पहले वो समस्या पूर्ति वगैरह लिखते थे ब्रजभाषा में, लेकिन उन्होंने भी बाद में फिर खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। जब उन्होंने खड़ी बोली का बढ़ता प्रभाव हुआ, प्रचार प्रसार देखा, जब प्रचार प्रसार देखा कि अरे बहुत सारे लोग खड़ी बोली में लिख रहे हैं, तो उन्होंने भी खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने भी उर्दू छंदों के सहारे बोलचाल की खड़ी बोली में पदों की रचना की, किंतु उनकी ख्याति का मुख्य आधार प्रिय प्रवास ही है। यह ग्रंथ 1914 में प्रकाशित हुआ। इनमें कवि ने राधा कृष्ण की वियोग कथा को नया रूप देने तथा श्री कृष्ण से संबंध अलौकिक कार्यों को बुद्धि संगत बनाने की चेष्टा की है। प्रिय प्रवास को कुछ लोगों ने हिंदी का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा माना है। कुछ लोगों ने, तो किसने माना है ये देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण के बचपन से लेके, कई बार ये भी पूछता है कहाँ से कहाँ तक की कथा है, बचपन से लेके मथुरा प्रस्थान तक की कथा 17 सर्गों में, सर्ग है भाई ये सिर्फ सर्गों में लिखी है। कुछ लोग इसे नए ढंग का महाकाव्य मानते हुए बतलाते हैं कि इसमें संस्कृत आचार्यों द्वारा निर्देश महाकाव्यों का लक्षण नहीं मिलेगा। कुछ लोग ठीक उसके विपरीत महाकाव्यों की पुरानी कसौटी पर इसे खड़ा उतार देते हैं। वे इसमें मंगलाचरण, मेरी पेन, बस मुझे पेन की याद आ रही है, जो मेरी पेन अभी तक आई नहीं है, कब से ऑर्डर कर रखी है मैंने। मंगलाचरण, सज्जन दुर्जन प्रसंग, ऋतु वर्णन, सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन आदि दिखाते हुए प्रिय प्रवास को निसंकोच महाकाव्य की संज्ञा दे डालते हैं, किंतु न तो शैलीगत नवीनता के कारण ही कोई महाकाव्य हो सकता है और न तो पुरानी परिपाटी के अनुसार
करने से यह संभव है। मतलब ये कह रहे हैं कि उसको कुछ लोगों ने महाकाव्य इसलिए भी मान लिया है क्योंकि पुराने संस्कृत ग्रंथों पे लिखी है, और कुछ लोग कि इसे आधुनिक मतलब जो आधुनिक काल है उसका प्रथम महाकाव्य भी की संज्ञा भी दी जाती है। कुछ लोगों ने दी है, और स्वयं जो इसके लेखक हैं उन महाकाव्य के लिए जीवन की जो संपूर्णता, हाँ, कुछ लोग जो नहीं मानने वाली श्रेणी में है, वो क्यों नहीं मानते इसे महाकाव्य? वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि महाकाव्य में हमारा, अगर हम जैसे अगर हम रामायण को महाकाव्य कहते हैं तो उसमें जो राम के बचपन से लेके अंत तक की कथा है, वो पूरी उनका जीवन परिचय है उसमें, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। महाकाव्य के लिए जीवन की जो संपूर्णता और उदारता उपेक्षित होती है, उसका इसमें नितांत अभाव है। और यही बात आचार्य शुक्ल भी कहते हैं, जिसमें बच्चन सिंह ने भी उन्हें कोट किया हुआ है। आचार्य शुक्ल ने तो इसे प्रबंधात्मक काव्य भी नहीं माना। महाकाव्य छोड़ो, इसे वो प्रबंध काव्य भी नहीं मानते, क्योंकि जो विषय वस्तु जितनी विस्तृत संदर्भ में चाहिए होती है, जितनी विशाल उसका वो होना चाहिए उसे, लेकिन वो नहीं है। तो इसलिए वो उसे नहीं मानते, ना प्रबंध काव्य मानते, ना वो महाकाव्य की तो बहुत दूर की बात। उन्होंने कहा है ये काव्य अधिकतर भाव विवरणात्मक और वर्णात्मक है। कृष्ण के चले, शुक्ल की कोटेशन, ये थोड़ा याद रखना। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। विरह वेदना से क्षुब्ध वचनावली प्रेम की अनेक अंतर्दशाओं की व्यंजना करती हुई बहुत दूर तक चली जाती है, जैसा कि इसमें इसके नाम से प्रकट है। इसकी कथा वस्तु महाकाव्य क्या एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। इस काव्य में वर्णन करना इतना विस्तार इस काव्य में वर्णन का इतना विस्तार है कि चरित्र चित्रण के लिए विशेष अवकाश नहीं मिल पाया है। कृष्ण को कवि ने गांधीवादी नीतिमत्ता के अनुरूप लोक सेवक के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। ये बताया गया ना कि राधाएं जो जब कृष्ण को बहुत याद कर रही होती हैं, जब वो नहीं आते तो वो लोक सेविका, मतलब इसमें लोक सेविका के रूप में राधा का वर्णन है। स्थूल नैतिकता और मर्यादावादी दृष्टिकोण के कारण कृष्ण का सशक्त व्यक्तित्व अनुद्घाटित ही रह गया है। राधा को लोक सेवा व्रत में दीक्षित कर दिया गया है। राधा कृष्ण ने न भक्तिकालीन कवियों द्वारा प्रक्षेपित अलौकिकता है, न रीतिकालीन कवियों द्वारा प्रक्षेपित विलासिता। मतलब इसमें ना अलौकिकता है, ना विलासिता। इनमें गांधीवादी जो दर्शन था, लोक की समाज सेवा करना, उस तरीके से उसको राधा को वो कर दिया, उसमें लोक सेवा में परिणित कर दिया है। मतलब उसको उनको उन्हें सुधारवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। प्रियप्रवास की छंद योजना और संस्कृत निष्ठ पदावली ने भी खड़ी बोली के विकास में बहुत उल्लेखनीय योग नहीं दिया है। बाद में चलकर हिंदी में न तो संस्कृत के ग्रंथ ग्रहण किए गए और न प्रिय प्रवास की संस्कृत बहुलता, हाँ, कि मतलब संस्कृत जो ग्रंथ थे वो प्रिय प्रवास में ही यूज हुए हैं, उसके बाद किसी कवि ने यूज नहीं किए। तो इसलिए अम, उस वो नहीं माना जाता इतना, और कुछ कवि इसीलिए इसे महाकाव्य मानने से इनकार करते हैं। इसके बाद हरिओत जी ने बोलचाल संबंधी मुक्तकों की रचना की। इसमें मुख्य रूप से चुभते चौपते है ये। चुभते चुभते भाई भाई ये चुभते चौपते और चौखे चौपते का विशेष नाम लिया जाता है। फिर इनके और भी जो वो हैं वो बताए गए हैं। प्रिय प्रवास की अपेक्षा सीमित और फलत तथा काव्यात्मकता में अपकर्षपूर्ण है। फिर प्रिय प्रवास में यशोदा और राधा की विरहानुभूति मन के अतरंग को छूती है, पर वैदेही वनवास का आदर्श वाल्मीकि, कालिदास तथा भवभूत के यथार्थ के विरुद्ध पड़ता है। वैदेही वनवास के सीताराम हाड़ मास के मनुष्य न होकर आर्य समाजवादी
आदर्श के धोखे हैं। ये उसकी विषय वस्तु है वैदेही वनवास की। महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनकी सरस्वती से प्रेरणा पाकर कविता लिखने वाले कवियों की संख्या बहुत अधिक है, किंतु उनमें मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा, नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। और आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।